सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। जनता दर्शन के दौरान फरियादियों की समस्या भी सुनेंगे। मोतीराम अड्डा में विशाल वेयर हाउस का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। गांधीनगर के मनसा में कई विकास कार्य करेंगे और शिलान्यास और लोकार्पण भी। आज जांजगीर दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष 24 सीटों पर फोकस। भरोसे का सम्मेलन में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। एससी वोटों पर नजर। राहुल गांधी के वायनाड दौरे का आज दूसरा दिन। आम लोगों से करेंगे मुलाकात। कल राहुल गांधी ने कलपेट्टा में जनसभा की थी। ज्ञानव्यापी परिसर में एसआई सर्वे का आज 11वां दिन। 2 शिफ्ट में होगी एसआई सर्वे कमीशन की कार्रवाई। 3 सितंबर को एसआई कोर्ट में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी बीजेपी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएलसी मुकेश शर्मा, महापौर सुषमा खरवाल साथ में मौजूद रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे कोरोना कम बैक। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केसेस में वृद्धि हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की रिपोर्ट में दुनिया में कोविड-19 का बढ़ रहा है खतरा। पिछले माह कोरोना केसों में हुई है 80% वृद्धि। दुनिया में कोविड-19 का बढ़ रहा है खतरा। मई में WHO ने कहा था कोरोना नहीं रही वैश्विक बीमारी। अब संगठन ने कोरोना को लेकर जारी की है चेतावनी। 10 जुलाई से 6 अगस्त तक आ चुके हैं 15 लाख मामले और पिछले 28 दिनों की तुलना में 80% अधिक कोरोना के मामले आ रहे हैं। दस जुलाई से 6 अगस्त तक आ चुके हैं 16 लाख मामले। पिछले 28 दिनों की तुलना में 80% मामले बढ़े हैं। दुनिया में कोविड-19 का बढ़ रहा है खतरा। अब संगठन ने कोरोना को लेकर जारी की है चेतावनी। कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ रहा है। फिर से बढ़ने लगा है कोरोना का खतरा। कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। फिर से बढ़ने लगा है कोरोना का खतरा। पिछले माह कोरोना केसों में हुई थी 80% की वृद्धि। दस जुलाई से 6 अगस्त तक आ चुके हैं 15 लाख मामले। पिछले 28 दिनों की तुलना में 80% अधिक मामले आए। फिर से बढ़ने लगा है कोरोना का खतरा।
कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं, अरमान आसिफ संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकी डे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत प्रवेश दिल्ली से करेंगे क्योंकि दिल्ली एक मेन हब है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट हैं वो भी पहुँचती हैं और जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार की कितनी तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कोरोना फिर से देश में जो है अपना पैर पसार सकता है, इसकी संभावना कल WHO ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है। उसने साफ साफ बताया है कि पूरे विश्व की बात करें तो 80% जो है मामले जो है फिर से दिखाई देने लगे हैं और 16 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का आंकड़ा दिया गया है, जिसमें लगातार बताया गया है कि कोरोना का जो मामला है वो इजाफा है, वो बढ़ता नजर आ रहा है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है पूरे देश में तो भी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और बात करें मुख्यतः अमेरिका, चीन या कुछ ऐसे देश है जिनमें कोरोना तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हम बात भारत की करें तो महाराष्ट्र में भी एक कोरोना का एक मामला सामने आया था, एक नया वेरिएंट मिला है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार भी सतर्कता बरत रही है। और उसके अलावा अहम बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर तरीके से जो है आवाजाही रहती है, विशेष तौर पर फ्लाइटों की रहती है, चाहे वो विदेशों से जुड़ी हुई हो या अन्य कोई गतिविधियां हो। तो यहाँ पर जो सुविधा की बात करें तो अब यहाँ पर स्कैनिंग शुरू कर दी गई है। मास्क के लिए अभी तक अनिवार्यता तो नहीं रखी है, लेकिन बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर विशेष तौर पर इस सुविधा के लिए जो है एक छोटे बैनर लगा दिए गए हैं। लेकिन कोरोना जिस तरीके से पहले भी तबाही मचा चुका है, हमने उसकी 2 वेव देखी है और तीसरी वेव भी थोड़ा शांति से गई है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि कोरोना फिर से वापसी कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। जी बिल्कुल, आगे हम आपसे और भी इस पर बातचीत करेंगे। अरमान आसिफ संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर भी हवाई अड्डे हैं तमाम, क्योंकि हवाई अड्डों की का जिक्र इसलिए भी क्योंकि दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बाद ये कोरोना सबसे ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर WHO एक बार फिर इस बात की चेतावनी दे रहा है कि कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कितना अलर्ट है सरकार? अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, जी देखिए, जी जैसे अभी हमारे सहयोगी ने बताया भी कि ये पिछले वेरिएंट की तरह इतना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन जो एयरपोर्ट पे है, अभी यहाँ पे मास्क लगाना तो अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन एयरपोर्ट पे कहीं ना कहीं इसको लेके थोड़ी सावधानी बरती जा रही है। आपको बता दें ये जो वेरिएंट है, इसका नाम रखा गया है EG.1। आपको बता दें कि ये सबसे पहले यूके में मिला था, लंदन में मिला था। उसके बाद से तभी से WHO इस पे कहीं ना कहीं अपनी जो जांच था वो शुरू कर दिया गया था। हालांकि अभी जो प्राथमिक तौर पे WHO की जो गाइडलाइन आई है उसमें यही कहा गया है कि ये जो नया वेरिएंट EG.1 है, इससे इतना जान का तो खतरा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जो तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि 80% अब मामले बढ़ रहे हैं, तो देखिए कि इसमें जो EG.1 वेरिएंट है, इसमें म्यूटेशन की वजह से मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ये इतना खतरनाक नहीं है जैसे पुराने वेरिएंट रहे हैं। ये आपको बता दें, ये जो वेरिएंट है, ये जो इससे पहले एक वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन, इसी का ये एक सब वेरिएंट है, जिसको लेके भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ये कहा था कि इससे इतना घबराने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरती जाए। जी देखिए आसिफ, अरमान, आपने ये बात खुद ही कही कि कितना ज़रूरी है सावधान रहना। वेरिएंट खतरनाक है या नहीं, इट डजंट मैटर, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को ज़रूर कदम उठाने चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। इसकी समीक्षा शुरू की गई है कि नहीं, इस पर कितनी बातचीत हो रही है, क्योंकि कोरोना को लोग भूल चुके हैं अभी कुछ टाइम से। अभी अगर ये कमबैक कर रहा है, लोग अवेयर नहीं होंगे, लोग जानकारी नहीं रखेंगे, या फिर जो भी इसके
जो भी इसके लिए करना पड़ता है, चाहे वो आइसोलेशन हो और तमाम चीज़ें, अगर इन सब को लेकर लोग अवेयर नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है समस्या बढ़ेगी और धीरे धीरे ये म्यूटेट होगा तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लोगों के लिए। जेल जाना चाहिए। अरमान जी बिल्कुल। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये पिछले कुछ, अगर सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले 1 साल से लोग कोरोना को भूले बैठे हैं। जब से सरकार ने इसमें ढील दे दी थी, मास्क अनिवार्यता जो थी वो सब खत्म कर दी थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों के मन से एक कोरोना का डर खत्म हो गया था। लेकिन देखिए, सरकार अपनी तरफ से कहीं ना कहीं जो वेरिएंट है उसको लेके कहीं ना कहीं मुस्तैद है, क्योंकि हमने पिछली जो खतरनाक जो कोरोना की लहरें देखी थी, जिसमें बिल्कुल त्राहिमाम चारों तरफ मचा हुआ था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार पहले से काफी अलर्ट है। क्योंकि देखिए, डॉक्टरों को और जो बड़े बड़े अस्पताल है उनको कहीं ना कहीं और पहले से भी गाइडलाइन दे रखी थी। और जब से नया वेरिएंट का पता चला है, आपको बताते कि जो भारत में ये नया वेरिएंट का पता चला था वो मई के महीने में ही पता चला था। लेकिन उसके रिसर्च के बाद से, जब रिसर्च हुआ था उसके बाद से ही कहीं ना कहीं डॉक्टरों का जो ये कहना था कि जो नया वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं है, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं ढिलाई तो देखी गई थी। लेकिन अब जब ये मामला स्प्रेड काफी तेजी से हो रहा है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार ने ये आदेश जरूर दिए हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी, अस्पतालों को आदेश दिए हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी रखिए। कहीं ना किसी भी हालत में कोई भी जो मामला होगा उसे बरता नहीं जाएगा। जी ठीक है अरमान, वापस आएंगे आपके पास। विकी डे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकी, देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, भक्तों की भीड़ वाराणसी में अंधाधुंध देखने को मिल रही है, लोग पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है लोग भूल चुके हैं, मास्क लगाने की क्या प्रायोरिटी है लोग भूल चुके हैं। अभी अगर WHO इस बात को कह रहा है तो कितना तैयार है प्रशासन, कितना वहां पर तैयारी की गई है कि जो लोग आ रहे हैं क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, क्या उनसे पालन करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, ऐसे आपको बता दें, एक बार फिर से जो कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि 2 लहरों को काशीवासी जो है पहले इसका सामना कर चुके हैं, और जो एक बार जो कोरोना गाइडलाइन का जो पालन करना होता है वो सब भूल चुके हैं, क्योंकि इसके साथ 2 लहरों को तो झेल चुके हैं और सारा कुछ उस समय मेंटेन हो रहा था जिस समय जो महामारी इस समय जो चरम पे थी, और काशीवासी देखे भी थे जो लॉकडाउन लगा था, और उसके बाद जो दूसरा वेरिएंट आया, थर्ड वेव आया, और जो अब एक बार फिर से WHO ने जारी किया है, ये खतरा को देखते कोरोना के खतरे को एक बार फिर से बता रही है कि बढ़ रहा है, और जिसके केसेस लगातार 80% अभी तक आ चुके हैं। तो इसको लेके जो स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया उसको देखते हुए, अगर वाराणसी की हम बात करें, वाराणसी में फिलहाल अभी लोग जो है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये सभी कुछ भूल चुके थे, और काशी जो एक आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ का। तो यहाँ पे फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ ये चिंतनीय जरूर है, ये चिंता का विषय है कि अगर WHO ने एक बार फिर जारी किया है तो ऐसे में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, पीएमओ हैं, उनके द्वारा गाइडलाइन पालन कराया जाए। और क्योंकि यहाँ वाराणसी में एयरपोर्ट कह लीजिए, चाहे काशी विश्वनाथ के लिए गंगा के घाट कह लीजिए, यहाँ लाखों लोग दर्शन करते और भीड़ एकत्रित होती है। जो गोदलिया चौहानी हो गए, वहाँ से लेकर बहुत से काशी ऐसी जगह है जहाँ घूमने की जगह है, और बहुत अत्यधिक भीड़ होती है जहाँ लोगों की खचाखच भीड़ रहती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से कुछ नहीं। और जो कल जैसे कि सावन का सोमवार भी है, 5वां सोमवार, और ऐसे में सोमवार को हर सोमवार को 6 से 7 लाख लोग काशी विश्वनाथ में दर्शन करते हैं। और तो इसके लिए जरूरी है कि अब जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आए और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको पुनः एक बार फिर से जारी कराया जाएगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। मेरठ से संवाददाता राजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, मेरठ की बात करें तो यहाँ पर कितना अलर्ट मोड पर प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, क्या तैयारियां चल रही हैं, या एकदम पीक पे जब आ जाएगा कोरोना उसके बाद तैयारियां शुरू की जाएंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ की अगर बात करें तो जैसे ही WHO ने अलर्ट जारी किया, मेरठ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। बाकायदा मेरठ के जो CMO है डॉक्टर अखिलेश मोहन, उन्होंने सभी अपने अधीनस्थों को आदेश जारी कर दिए कि अगर कोई भी मरीज
कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण का प्रतीत होता है, सामने आता है, तो तुरंत उसकी जांच कराई जाए, उसे आइसोलेट किया जाए और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाए। तो स्वास्थ्य विभाग मेरठ में लगातार अलर्ट है और लोगों को भी इससे अलर्ट होने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर रहा है कि लोग अब जो है सावधानी बरतनी शुरू कर दे, क्योंकि एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। 2 बार पहले ही देशवासी कोरोना झेल चुके हैं और उसके बाद अब फिर ये एक बार नया वेरिएंट सामने आया है। हालांकि कितना खतरनाक है इसके लिए अभी तक कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इससे बचाव किया जा सके, एक बार फिर जो लहर थी वो ना आ सके। इसके लिए सभी को अलर्ट रहना है, सावधान रहना है और जो दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं उनका पालन करना है। तो स्वास्थ्य विभाग मेरठ में अलर्ट है, लगातार जांचें भी की जा रही है सभी पीएचसी और सीएचसी केंद्रों पर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी अलर्ट मोड में रहने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राजू मेरठ की, तो स्वास्थ्य विभाग में क्या वो तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं जो कोरोना के टाइम पे बहुत एसेंशियल होती हैं, या फिर अगर हम बात करें तो क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो भरपूर हैं, बेड हैं या नहीं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या नहीं है, कोरोना के वार्ड्स अलग बनाए जाते हैं, तो उस तरीके की व्यवस्था है या नहीं है? आपने क्या ज़मीनी हकीकत पे ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश की हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो जरूरत की चीज है, सबसे पहले जो पिछली बार कोरोना की वेव आई थी उसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी ऑक्सीजन प्लांट की। ऑक्सीजन की, तो उसके लिए बाकायदा मेरठ के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया था, जो अभी तक भी सुचारू है और लगातार उनकी जो स्वास्थ्य विभाग है वो मॉनिटरिंग भी कर रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है उनका। और की न्यूज की टीम ने भी एक बार नहीं कई बार जो है बाकायदा जो है जमीनी हकीकत जानी थी कि किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो रहे हैं, बेड मरीजों के लिए उपलब्ध है या नहीं है, क्या क्या कमी है, इसके लिए भी बाकायदा के न्यूज ने बाकायदा खबर की थी और जीरो जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो की थी। तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर पाया गया था और अब भी यही स्थिति है। जो स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए गए थे अस्पतालों के लिए वो उस पर फिलहाल खरे उतर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी सुचारू है, चालू है और मेरठ स्वास्थ्य विभाग हर जो मुसीबत है उससे लड़ने के लिए बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, क्योंकि मेरठ के सीएमओ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों की, अस्पतालों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बाकायदा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी उन्हें दिशा निर्देश समय समय पर दिए जाते रहे हैं। तो फिलहाल मेरठ में कोई भी इस तरह का भी जो मरीज है वो भी सामने नहीं आया फिलहाल और लगातार दिशा निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, प्रवेश, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो राजनीति चरम सीमा पर है। ऐसा ना हो कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जनता पिस जाए और कोरोना की जिम्मेदारी किसकी है ये उठाने वाला भी वहां पर कभी कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। चाहे वो भी हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से बाढ़ आई तो केंद्र और राज्य सरकार की आपस में तनातनी देखने को मिली, लेकिन कोरोना बहुत सीरियस मैटर है। तो ऐसे में कोरोना को लेकर कितनी तैयारियां हैं जमीनी हकीकत पर, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं जो कि काफ़ी अहम हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग पर किस तरीके से काम करना है, इसको लेकर क्या कोई चर्चा हो रही है, साथ ही साथ मास्क को प्रायोरिटी देने के लिए किस तरीके से काम करेगी सरकार, क्या इस पर बातचीत भी शुरू हुई या नहीं हुई? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब पहली वेव आई थी, शुरुआत हुई थी कोरोना की, तो कोरोना में जिस तरीके से तबाही मची थी, तो उसके बाद सभी ज्यादातर देशों ने जो है WHO पर उंगली उठाई थी, सीधा सीधा आरोप लगाया था कि WHO की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी या ये कहे कोई भी इस तरीके की सूचना नहीं आई थी। लेकिन इस बार कोरोना WHO ने पहले ही समय रहते ही जो है पूरे विश्व को इस बात से आगाह करा दिया है कि कोरोना की 80% जो है एंट्री हो चुकी है। पूरे विश्व में लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले कोरोना की जानकारी WHO ने इस बार दी है। जबकि पिछली बार हमने देखा था कि सबसे ज्यादा आरोप स्वयं WHO पे लगे थे कि उन्होंने कहीं ना कहीं देरी की है, उन्होंने किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन या सूचना नहीं दी है। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि दिल्ली में अभी तक जो हालात हैं वो कोरोना को लेकर बिल्कुल भी सतर्कता नहीं है, क्योंकि अभी इस तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मैं बता दूं आपको, सिर्फ एक कागजी बातें हैं और सिर्फ बताया जा रहा है कि इस तरीके से कोरोना के एंट्री हो चुकी है। लेकिन फिलहाल बात प्रशासन, शासन, स्वास्थ्य विभाग की करें तो वो सभी अभी अपने सुस्त मोड पर ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी इस तरीके से जो है इजाफे की बात करें तो दिल्ली में कोई ऐसा इजाफा नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ कागजी है, सिर्फ बताया जा रहा है कि कोरोना आ गया है। और कोरोना की गाइडलाइन की बात करें तो उससे भी दिल्ली वासी बहुत अछूते हैं, बहुत दूर है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है और ना ही स्वास्थ्य विभाग को है।
लेकिन स्थिति उत्पन्न होगी तो तभी तुरंत जो है प्रशासन अलर्ट मोड में आएगा और उसके बाद ही आपको ये सारी व्यवस्था मैं कहूँगा देखने को मिलेंगी। जी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। अरमान, अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर, धरातल पर, सिर्फ कागजी स्टेटमेंट नहीं, जमीनी हकीकत पर किस तरीके से काम हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये प्रदेश की राजधानी है, तो कहीं ना कहीं सतर्कता तो बरती जाएगी। अब अगर बात करें कि जिस तरीके से पिछली बीती लहर जो गुजरी थी, अगर उस लहर से भी अगर सरकार ने कोई नसीहत ना ली हो तो फिर इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी जागरूकता तो लोगों में, जब सरकार में ही नहीं रहेगी तो लोगों में तो आ ही नहीं पाएगी। क्योंकि अभी तक के जो इस कोरोना की जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक रहने को कहा है। अपनी तरफ से सरकारी अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, चाहे किसी भी पब्लिक प्लेस की बात कर लें, मॉल, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तमाम इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसमें इस तरह की अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। ना ही जो सीएमओ है लखनऊ के उनकी तरफ से आई है, जो डीएम है उनकी तरफ से इस तरह के अभी इस तरह का कुछ सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बता दें कि कोरोना कमबैक और इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना को कहीं ना कहीं अभी निगलेक्ट करना शुरू कर दिया था या कोरोना के साथ जीने की आदत पड़ गई थी, लेकिन कोरोना एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। और साथ ही साथ कोरोना की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब इसके असर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दुनिया में कोविड-19 का लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया की हम बात कर रहे हैं कि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सतर्क रहना, सावधान रहना हमारी जिम्मेदारी है और दूसरों को भी सेफ साइड लेकर चलना भी हमारी अहम जिम्मेदारी है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर एफआईआर। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर। मध्य प्रदेश के 41 जिलों में प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कमलनाथ समेत कई अन्य भी आरोपी। शिवराज सरकार पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर। कमलनाथ समेत कई अन्य भी आरोपी। मध्य प्रदेश के 41 जिलों में दर्ज हुई है एफआईआर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर दर्ज हुई है एफआईआर। कमलनाथ समेत कई अन्य भी आरोपी। शिवराज सरकार पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप और उसी को लेकर आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज हुई है 41 जिलों में। कमलनाथ समेत अन्य लोग भी आरोपी बनाए गए हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज किया गया है।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा पर दर्ज हुई है एफआईआर। शिवराज सरकार पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप, इसी के चलते एफआईआर दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश के 41 जिलों में दर्ज हुई एफआईआर। कमलनाथ सरकार पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप, शिवराज सरकार पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। कमलनाथ समेत आपको बता दें कि कई आरोपी जो हैं वो बनाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ सुनील मालवीय जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? एफआईआर दर्ज हुई है प्रियंका गांधी वाड्रा और कमलनाथ समेत कई और लोग भी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। वजह क्या है, कारण क्या है इस एफआईआर के दर्ज होने का? जी देखिए, बिल्कुल लगातार बात की जाए, मध्य प्रदेश में हाल ही चुनाव होना है। चुनाव को लेकर बीजेपी की कांग्रेस की तरफ से एक अरुण यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट कर एक 50% कमीशन का वो लेटर वायरल किया था। उसी लेटर पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन का खेल जारी है। उसी तारीख में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने गंभीर की कांग्रेस सरकार पर फिर डबल से पलटवार किया, गंभीर आरोप लगाया कि सरकार, ये लोग बीजेपी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं, वो एमपी नगर थाने पहुंचे। एमपी नगर थाने पहुंचकर वहां पर उन्होंने ये जो वायरल चल रहा है, जो ट्विटर हैंडल से लगातार वायरल चल रहा है, 50% कमीशन का खेल चल रहा है, इसके क्या तथ्य आपके पास है? उसके बाद एक के बाद एक जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, एक के बाद कांग्रेस कमेटी की ओर से, ट्विटर हैंडल की ओर से धड़ाधड़ ट्विटर हैंडल हो रहा है कि बीजेपी की सरकार में 50% का कमीशन का खेल जारी है। जी ठीक है, वो अलग चीज है कि आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी है, लेकिन अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो सबूत मांगे जा रहे हैं, जो बिहाफ पे कहा जा रहा है कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ था उसको लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर के आपने बातचीत की है? एफआईआर 41 जिलों में दर्ज हुई है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। बिल्कुल, अभी लगातार बात की जा रही है, एफआईआर हो रही है और भी जा रहे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। और कभी कोई भी इस बात से कहने से इनकार कर रहा है, बस इतना एफआईआर दर्ज में लिखवा रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन तथ्य सामने आते हैं, देखने वाली बात होगी। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको, कमलनाथ समेत कई अन्य पर भी आरोप लगाए गए हैं और एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। और अब आपको बता दें कि ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ट्विटर वॉर हुआ शुरू, कमलनाथ समेत कई लोग आरोपी बनाए गए हैं। और अब बात करेंगे दिल्ली बिल पास, एलजी फिर बॉस। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, अब एलजी ही होंगे दिल्ली के बॉस। राष्ट्रपति ने 7 विधेयकों को दी है मंजूरी, डीपीडीपी समेत 7 विधेयकों को मिली है मंजूरी। नागरिकों से जुड़े डाटा का नहीं होगा दुरुपयोग और ऐसा करने वाली संस्थाओं पर 250 करोड़ तक जुर्माना। डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा यानी कि डीपी में है ये प्रावधान। 5 साल की कड़ी मशक्कत के बाद लागू हुआ कानून, पहले बिल था, अब कानून बन गया है डीपीडीपी। डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा यानी कि डीपीडीपी में है। 5 साल की कड़ी मशक्कत के बाद लागू हुआ कानून। पहले ये बिल था, अब ये कानून हो गया है।
पहले बिल था, अब कानून बन गया है डीपीडीपी। पहले बिल था, अब कानून बन गया है डीपीडीपी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अब एलजी ही होंगे दिल्ली के बॉस। अगर हम बात करें, राष्ट्रपति ने 7 विधेयकों को मंजूरी दे दी है और एलजी का विरोध लगातार दिल्ली सरकार करती आई है। क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले तो उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी हमने देखा था कि लोकसभा से पारित होकर जो है दिल्ली से जो है ट्रांसफर पॉलिसी का बिल जो है वो पारित हुआ था। कितना हंगामा हुआ था, उसके लिए पूरी रणनीति बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल वहां से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा। राष्ट्रपति ने उस बिल समेत 7 विधेयकों को जो है साइन करके, हस्ताक्षर करके पारित कर दिया। और उसमें जो है फिर से वही बात सामने आ गई है कि दिल्ली के जो बॉस होंगे वो एलजी होंगे, राज्यपाल ही होंगे। और उसमें अहम बात यह है कि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका कटाक्ष कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। लेकिन फिर से जो है हम बात करें कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद जो है फिर से जो है दिल्ली के बॉस एलजी ही होंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जी ठीक है, लेकिन इसका विरोध समय समय पर जिस तरीके से प्रवेश होता आया है, जिम्मेदारियों की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर दिल्ली में कुछ भी होता है, भी हम इससे पहले भी बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यही समस्या निकलकर सामने आती है कि दिल्ली में फिर किसका राज चलेगा। क्या कुछ राज्य सरकार के दायरे में है, क्या कुछ केंद्र सरकार के दायरे में है, एलजी के क्या कुछ काम होंगे इसमें? ये देखिए, काम की बात करें तो काम सुप्रीम कोर्ट ने भी बांट दिए थे, स्पष्ट कर दिया था। लेकिन उसमें अहम बात ये थी कि जो अरविंद केजरीवाल बार बार चाहते हैं कि उनका कहना है कि दिल्ली की जनता ने मुझे चुना है और चुन के मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, तो इसलिए जो दिल्ली के जितने भी काम है वो मुझे करने चाहिए। लेकिन दिल्ली क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, इस वजह से जो है काफी सारी सीमाएं हैं जिसमें मुख्यमंत्री रहते हुए उसको वो नहीं कर सकते। जैसे जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग को रिलेटेड जो भी काम है वो एलजी ही करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो इस काम को वो खुद करें, क्योंकि उनका मानना है, वो बार बार एक ही बात को बोलते हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको चुना है। लेकिन बार बार बात घूमकर फिर वहीं पर आती है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। जैसे लगातार जब से 1956 से बताया जाता है कि जब से दिल्ली जो है इसी तरीके से पूर्ण राज्य ना होने की वजह से लगातार कितने मुख्यमंत्री आए, कितने पार्टी के बने, लेकिन अपनी अपनी सीमाओं में रह के काम करके चले गए। और जो दिल्ली का जो बॉस है या ये कहीं दिल्ली के जो बड़े मेन मुख्य कार्य हैं वो एलजी ही करते हैं और वो ही करते रहेंगे। ठीक है, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से इस पर क्या कोई रिएक्शन आए हैं अभी तक? ये देखिए, लगातार हमलावर है। शुरुआत से हमने देखा था कि इस बिल के खिलाफ होकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई राज्यों का भ्रमण तक किया, कई पार्टियों को जो है जिनके वो खुद विरोधी थे उसके बावजूद भी उनके समर्थन में आया, उनसे समर्थन मांगा। और कई बार उन्होंने इस पर जो है खुलकर भी चर्चा की। जब बिल पारित हुआ उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से बीजेपी पर हमला किया और कहीं ना कहीं फिर से वही बात बोली कि ये एक लोकतंत्र की हत्या है, यहाँ तक शब्दों का प्रयोग किया। इसके अलावा लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो या उनके सांसदों लगातार इस बिल के मुखर है, विरोधी है। और वो अब भी बिल पारित हो गया है, सब कुछ है, अब भी उस पर लगातार जो है हमलावर करते दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए प्रवेश। और बता दें, राष्ट्रपति ने 7 विधेयकों को मंजूरी दी है और डीपीडीपी समेत 7 विधेयकों को मिली है मंजूरी। आपको बता दें कि राज्यसभा में ये बिल पास हुआ था। आज से दिल्ली सर्विसेज कानून को लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी मिलते ही विधेयक अब कानून में बदल गया है। ये कानून अब केंद्र सरकार के उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसके माध्यम से दिल्ली में अफसरों के तबादलों का अधिकार दिल्ली से छीनकर वापस उपराज्यपाल के पास चला गया था। दिल्ली सेवा कानून विधेयक लोकसभा में आसानी से पास हुआ था और उसके बाद राज्यसभा में भी केंद्र सरकार ने 131-102 के मार्जिन से इस विधेयक को पास करवा लिया था।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिल को पास न होने देने के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग की भी अपील की थी। और आपको बता दें कि इस कानून में क्या कुछ है, तो संविधान के अनुच्छेद 239 को प्रभावी बनाने की दृष्टि से अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग और अन्य मुद्दों से संबंधित विषयों पर एक स्थायी प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके गठन से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र सरकार के हितों का संतुलन होगा। इस प्राधिकरण के अंदर सारे फैसले बहुमत से लिए जाएंगे। एलजी प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर फैसले लेंगे। आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ है, तो सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 कहा जाएगा। वहीं इस अधिनियम को 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा। राजधानी दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 जिसे इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, वो धारा 2 में खंड ई के कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं। अब उपराज्यपाल का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सेवा विधेयक के साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन जो कि संशोधित किया गया है बिल, और जन विश्वास उसे भी संशोधित किया गया है, उस बिल को मंजूरी दे दी है। तो 7 विधेयक पास किए गए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। आपको बता दें कि नागरिकों से जुड़े डाटा का नहीं होगा दुरुपयोग। ऐसा करने वाली संस्थाओं पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा डीपीजीपी में है ये प्रावधान। 5 साल की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ये कानून बन गया। पहले ये बिल था, अब ये कानून हो गया। डीपीडीपी समेत 7 विधेयकों को मिली है मंजूरी। नागरिकों से जुड़े डेटा का नहीं होगा दुरुपयोग। डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा डीपीडीपी में है प्रावधान। 5 साल की कड़ी मशक्कत के बाद लागू हुआ कानून। पहले बिल था, अब कानून बन गया है। और अब बात करेंगे मासूम की पिटाई टीचर को शर्मनाई। प्रयागराज से एक खबर जहां पर शिक्षा का मंदिर हुआ शर्मसार। शिक्षा का मंदिर हुआ शर्मसार। टीचर सरफराज खान की क्रूरता आई सामने। टीचर ने बच्चे की बेरहमी से की पिटाई।
परिजनों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से लगाई गुहार। जीवन संवारने वाले ही बने जीवन के लिए घातक। शिक्षा अधिकारी ने लगाई टीचर को फटकार। बीएसए प्रवीण तिवारी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। प्राथमिक विद्यालय टेसिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से खबर, शिक्षा का मंदिर हुआ शर्मसार। प्रयागराज में शिक्षा का मंदिर हुआ शर्मसार। टीचर ने की बच्चे की बेरहमी से पिटाई। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल मिश्रा जी, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से यहाँ प्रयागराज में शिक्षा के मंदिर में ये जो घटना सामने आई है, फिलहाल इस घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी, आपसे बता दें कि इससे पहले के न्यूज ने इस खबर को दिखाई थी। एक टीचर माँ बाप का है, और गुरु तो होता ही होता है माँ बाप का दर्जा, जो कि ये बच्चा जो मेरे ये बगल खड़ा हुआ है यही वो बच्चा है। अब देखे क्या दुनिया देखा होगा, क्या राजनीति जानता होगा, क्या समझता होगा, लेकिन एक टीचर ने इसे बेरहमी से मारा, और इतना मारा, आपसे बता दें कि आज तक उसकी जो दादी अम्मा है आज तक उस दर्द को नहीं झेल पा रही है। वो बच्चा जो अपना छोटा बच्चा अपने दादी अम्मा के पास डर के मारा नहीं जाता कि ऐसा ना हो कि मेरी अम्मा जाके उस टीचर के पास छोड़ दे और मैं फिर मार खाऊं। इतना भय हो चुका है। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसकी जो पीड़िता है उसके यहाँ हम पहुंचे हुए हैं और उसकी दादी अम्मा से बात कराए। देख किस तरह से रो रही है। उस आदमी के ऊपर अभी तक आपसे बता दें FIR करके छोड़ दिया गया है, लेकिन जो कार्रवाई होना चाहिए अभी बकाया है, उसके कार्रवाई होना चाहिए। ये बच्चा है छोटा सा, ये उसकी माँ है, दादी अम्मा है, जो छोड़ के गई थी, जो पढ़ाने के लिए छोड़ के गई थी, लेकिन सफराज हुसैन जो एक टीचर, उन्होंने बेरहमी से पीटा, और पीटने के बाद क्या कहते हैं महोदय कि अब समझौता होना चाहिए। पीटने के बाद अगर उन्हीं को पीटा जाए और पीट के फेंक दिया जाए तो समझौता होता है? समझौता नहीं होता, कार्रवाई होता है। ये नहीं जानते सरकार कितनी एक्टिव है। बुलडोजर बाबा की सरकार करते हैं, गुंडा माफिया की जो खत्म करने में लगी है, वहीं पे टीचर के ऊपर क्या होना है। आइए इसे जो माँ है इससे पूछते जो रो रही है। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। आपने तहरीर दिया, FIR हुई? FIR हुई है। हमारी बहुत मदद किए और पत्रकार राहुल भैया से वो हमारी बहुत मदद की, इसलिए FIR तो हो गया। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे के लिए इंसाफ मिले, ताकि वो मास्टर अब जिंदगी में दूसरे बच्चे को इस तरह न मारे। हमारे आत्मा से पूछो कि मेरे बच्चे को उस समय जब मारे होगा तो क्या गुजरते होगी। मेरा बच्चा 2 दिन से मेरे पास आता नहीं है कि दादी हमारी फिर छोड़ना दे ऐसे जगहों पर मैं मारा जाऊँ। अब आप ये देखें, एक डॉक्टर के पोस्ट पे बच्चे की माँ है, डॉक्टर के पोस्ट पे है, किस तरह से रो रही है। क्या चाहती है सरकार से? क्या टीचर के ऊपर क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बच्चे को जितना मारा है चाहते हैं कि उसको भी मार पड़ेगा, कुछ भी हो, जैसे इंसाफ मेरे बच्चे को मिले वैसा वो करे। वो चाहती है कि निलंबित कार्रवाई हो, कुछ हो, जो मारना काटना निलंबित करने जो कुछ करना हो सरकार करे। हम चाहते हैं कि हमारे दिल को तसल्ली हो, मेरे नन्हे से बच्चे के तसल्ली भी हो। नन्हे से बच्चे को मारा? कितने उम्र बच्चे की बोल भी नहीं पाता, सुनने पाता? यही 6 तारीख को
छठ में पड़ेगा 6 अगस्त को। अच्छा, साफ बोल भी नहीं पाता हो? नहीं, साफ नहीं हो। उसे हम सारी बात मास्टर साहब से बता दिए थे कि मेरा बच्चा इस तरीके का है, 4थे साल में बोला है, 5वें साल बीत गया है, आपके यहाँ नाम लिखाएंगे हम उसको, आप गुरुजी मेरे बच्चे का ध्यान दीजिए। लेकिन गुरुजी ने तो ऐसा ध्यान दिया कि हमें मौका ही नहीं दिया कि तो बच्चे को संभाल सके। अच्छा, हमको हटा के मारा। अच्छा, आपको हटा के मारा? हटा के मारा, कहा कि मैडम आपके बच्चे को हम खाना खिलाएंगे, आप हट जाएंगी तो हमारे डर के मारे खाना खा लेगा। हम 20-25 मिनट के लिए हटे हैं। जब जहाँ हम बैठे थे वहाँ की मैडम महिला बताई कि चाची तुम वहाँ छोड़ी हो, वो बहुत बदमाश आदमी है। अब जाके तो तुरंत मैं दौड़ी, लेकिन तब तक वो मान चुका था। क्या वो नशा पत्ती भी करता है क्या? हो सकता है, हो सकता है ना, हो या कुछ भी करता हो। वहाँ के लोग तो उससे संतुष्ट नहीं है, वहाँ पब्लिक भी संतुष्ट नहीं होती। हम भूल में चले गए थे वहाँ। अब आप ये देखिए, सरकारी स्कूल जहाँ पर सरकार संडे को भी स्कूल खुलवाई है, तिरंगा यात्रा की तैयारी करवा रही है, वहीं पर तो आज ये देखे किस तरह से माहौल बना है। कैसे जाएंगे बच्चे सरकारी स्कूल में? ऐसे टीचर जो भ्रष्ट मिल जाएंगे, ऐसे टीचर जो बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे, जो नाबालिग बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा जो बोल भी नहीं पाता। आपसे बता दें, अभी ये पता नहीं होगा किसी को, HK न्यूज दिखाता है अपने दर्शकों को कि जो बच्चा मार खाया है, जो सुर्खियों में इस प्रेजेंट टाइम में है, वो बच्चा जो है बोल भी साफ नहीं पाता, उसका दबा भी चल रहा है। दादी अम्मा उसकी जो दादी अम्मा उसकी खुद डॉक्टर लाइन में थी, आज वो रिटायर होकर के आई है, समाज की सेवा करी है, वो खुद अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, वो रो रही है। और मेजा इंस्पेक्टर के यहाँ जाकर मेजा कोतवाल में ACP मेजा से गुहार लगाई। गुहार लगाने के बाद न्याय मिला, उन्हें न्याय कहीं न कहीं आप इस न्याय से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, आगे कार्रवाई की जाए। क्या चाहते हैं ACP हम चाहते हैं कि हमारा मेडिकल बच्चे करवाएं और उस अध्यापक को प्रताड़ित करें, और ताकि मान लो मेरे बच्चे को किया, आगे के बच्चों को न कर पाए। आगे के बच्चों को मान लो वो हमारे बराबर न कर पाए, कुछ डरवाएं, तो आगे के इस ऐसे जैसे बच्चों को फिर दोबारा मारने की कोशिश न करें। अब आप देखें, सरकार से इनकी एक गुहार है, मेडिकल बनवाए, न्याय दिलवाएं, टर्मिनेट हो, सस्पेंड हो, दोबारा कोई ऐसा बच्चा न पीड़ित हो, ऐसी अम्मा, ऐसे पिताजी, ऐसे दादी, ऐसे बब्बा न रोए जैसे कि आज ये रो रही हैं। देखे किस तरह से रो रही हैं, किस तरह से गुहार लगा रही हैं, कह रहे ये मेरा बच्चा, उन्हीं का बच्चा। चलिए ठीक है राहुल, देखना होगा इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि शिक्षा के मंदिर में एक मासूम की बेरहमी से पिटाई की गई, पर जिन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा परिजन कह रहे हैं, लगातार उनकी मांग है। पढ़ने ही यार, अभी इनका नाम नहीं लिखा है, उनके बच्चा बैठने लगे, सीखने लगे। अगर रहेगा तो भेजेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं भेजेंगे। इन्होंने किस क्लास में बच्चा पढ़ता था? अभी सर अभी नाम नहीं लिखा, अभी 15 दिन से बच्चा आ रहा है। जो टीचर मारे हैं उनका नाम क्या है? और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी भाजपा। पूरे देश में इस मौके पर कार्यक्रम करेगी पार्टी। 14 अगस्त को NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजन है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल होंगे। इस मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी। JP नड्डा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, साथ ही जंतर मंतर से किनॉट प्लेस तक निकलेगा मार्च। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। JP नड्डा कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, साथ ही जंतर मंतर से किनॉट प्लेस तक निकलेगा मार्च। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, का कुछ जानकारी है? 14 अगस्त को NDMC कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा पूरे देश में विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है। जी बिल्कुल, देखिए
ये स्पेशल मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 14 तारीख को एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में जो है विभाजन विरोधिता दिवस मनाया जाएगा। और इसकी अहम सूचना ये है कि इसमें कई बड़े नेता भी मौजूद होंगे और इसमें एक फिल्म की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी जिसमें दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से जो है जो कार्य जो विदेशिका है जिसके लिए ये आयोजन किया जा रहा है जिसको दर्शाया जाएगा। और अहम बात यह है कि इसके बाद इसमें मार्च निकाला जाएगा जो कि जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक होगा, उसकी अहम झांकियों के रूप में बताया जा रहा है। और उसमें भी कई बड़े बीजेपी के जो नेता हैं वो शामिल होंगे और ये कार्यक्रम जो है विशेष तौर पर जो है किया जा रहा है। जी ठीक है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है वो की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो इसमें जो जितने नेता आने हैं उनके लिए तीज की जो है सबसे बड़ी अहम भूमिका सामने आ रही है। और उसमें जो कलाकार होंगे या ये कहीं जो डॉक्यूमेंट्री चलनी है जिसको लेकर ये पूरी जो है पूरा आयोजन रहेगा जिसका फोकस ये रहेगा जो पूरा आयोजन रहेगा उस आयोजन की विशेष तौर से जो है भूमिका कर ली गई है। और बात बीजेपी के कई दिग्गज नेता रहेंगे तो उनकी सेफ्टी और सुरक्षा की करें तो उसकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई है क्योंकि पहले से ही स्वतंत्रता दिवस ठीक है प्रवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें पूरे देश में इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है बीजेपी। विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं जहां पर अतीक के बेटे अली पर मुकदमा हुआ दर्ज। गुर्गे, असाद, कालिया समेत 5 पर मुकदमा दर्ज। करैली थाने में मोहम्मद अफजल ने कराया केस। 30 लाख की रंगदारी मांगने और मारपीट का आरोप, जान से मारने की धमकी का भी लगाया है आरोप। करैली पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़े हुए। विनय, क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर? जी आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बेटे अली पर मुकदमा यह दर्ज हुआ है। ये जो है करेली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। गुर्गे, असद, कालिया समेत 4-5 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। ये 30 लाख की रंगदारी व जान से मारने की धमकी का जो है आरोप है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि गुर्गे, असद, कालिया के साथ अन्य 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गरेली थाने में मोहम्मद अफजल ने कराया है केस। लाइव न्यूज में फिलहाल रहता है, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।